वीडियो की इस कड़ी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम आपके समक्ष जिस विषय बिंदु के ऊपर बृहद चर्चा प्रस्तुत करने वाले हैं उसका शीर्षक है शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का मानदंड, यानी शैक्षिक उद्देश्य कैसे होने चाहिए, उनका निर्धारण करते समय हमें किन किन मानकों का बखूबी ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। तो शिक्षा किसी समाज के मुख्य रूप से उसके व्यक्तियों के जीवन दर्शन पर आधारित होता है और यही जीवन दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को भी भलीभांति प्रभावित करता है। समाज की विशेष संरचना, उसकी सभ्यता एवं संस्कृति तथा धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का भी शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ता है। हम शिक्षा पर प्रभाव की बात करें तो मनुष्य की स्वयं की प्रकृति, व्यक्तिगत प्रकृति का भी शिक्षा के स्वरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा जो है युग के प्रभाव से भी अछूती नहीं रहती है। अब देखिए, वर्तमान संदर्भ में बात करें तो वर्तमान युग विज्ञान का युग है, अतः इसका भी शिक्षा के उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों का मानव जीवन और समाज के आदर्शों से गहरा संबंध होता है। इसलिए शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में इसका सर्वाधिक महत्व होना चाहिए। व्हीलर महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक करिकुलम प्रोसेस के अंतर्गत आधुनिकतम स्थिति और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के कुछ महत्वपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को 5 दृष्टिकोणों से सार्थक होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि ये 5 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। पहला है मानवीय अधिकारों से तादात्म्य, लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूलित, सामाजिक दृष्टि से सार्थक, वैयक्तिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रवृत्त और संतुलन। यानी शैक्षिक उद्देश्य इन 5 दृष्टिकोणों से सार्थक होना चाहिए, तब जाके वो प्रभावी बनते हैं, अन्यथा असार्थक हैं, अर्थहीन हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। अब आइए हम बात करेंगे मानवीय अधिकारों से तादात्म्य के बारे में। ये पहला दृष्टिकोण है। तो इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र की धारा 50 के अंतर्गत मानव को समाज के सदस्य के रूप में नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा इन्हें सभी राष्ट्रों के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस घोषणा पत्र का महत्व इसलिए और भी अधिक है क्योंकि विश्व इतिहास में संभवतः पहली बार संगठित अंतर्राष्ट्रीय समाज ने सभी देशों के व्यक्तियों के अधिकारों का सार्वभौमिक दायित्व वहन किया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाता है
वह केवल उस समाज एवं सरकार का मामला न होकर पूरे विश्व और समाज का मामला हो गया है। चूँकि शिक्षा जो है मानव उत्थान का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है, अतः मानव समाज को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की धारा 55 के अनुसार निम्नांकित बातें अनिवार्य रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। जिन बातों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने की बात कही गई है वह बातें क्या है भाई? तो आइए हम देखते हैं। पहला है उच्च जीवन स्तर, पूर्ण कार्य, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति तथा विकास की स्थितियाँ। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं अन्य संबंध समस्याएं तथा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग। नंबर 3 है सभी के मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता के प्रति जाति, धर्म, भाषा एवं लिंग भेद के बिना सार्वभौमिक समादर। चूँकि घोषणा पत्र में घोषित अधिकारों एवं स्वतंत्रता को अभी मानव समाज के एक बड़े भाग के लिए प्राप्त करना है, यानी एक मानव समाज का बहुत बड़ा भाग इन माननीय अधिकारों से, इन मौलिक अधिकारों से, इन घोषित अधिकारों से जो घोषणा पत्र 55 में वर्णित किया गया है, इन अधिकारों से वंचित है और उनके लिए ये अधिकार अभी प्राप्त करना है। तो अतः प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों तथा दूसरों के प्रति उसके उत्तरदायित्वों को शिक्षा के अंतिम लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इन अधिकारों का ज्ञान अनुभवों तथा कार्यों के रूप में मानव संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विद्यालय, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व में समझे जाएं, जिससे इनके पक्ष में उचित अभिवृत्तियां विकसित हो सकें। इस घोषणा पत्र की धारा 20 शिक्षा से संबंधित है। इसके अनुसार शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास तथा मानवीय अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रता के प्रति समादर को सशक्त बनाने के लिए मित्रता की वृद्धि करेगी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना के प्रयासों को सफल बनाएगी। चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के व्यापक लक्ष्य हैं, इसके सार्वभौम क्षेत्र हैं तथा ये मानव से मानव के रूप में संबंधित है, अतः किसी भी राष्ट्र के लक्ष्य तब तक पर्याप्त नहीं माने जा सकते जब तक कि वे इस घोषणा पत्र के अनुरूप न हो। उपर्युक्त विचार 14 देशों के विशिष्ट विद्वानों एवं शिक्षाविदों की समिति ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार नवीन खतरों के कारण आज के विश्व में जीवन के लिए उचित प्रकार की शिक्षा का निर्धारण करना बहुत कठिन हो गया है। अतः लोगों को विभिन्न प्रकार के नवीन कौशलों का ज्ञान तो दिया ही जाना चाहिए तथा इसके साथ ही वर्तमान जटिल समाज में सफल जीवन के लिए आवश्यक अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के छोटे समूहों से बड़े तक तथा अंत में संपूर्ण विश्व समुदाय में प्रचारित करने
के मार्ग खोजना भी शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। बालकों को यह सिखाना आवश्यक है कि देश की नागरिकता तथा राष्ट्रीयता की भावना का वैश्विक दृष्टिकोण के साथ तादात्म्य होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा से राष्ट्रीय हितों को भी नुकसान पहुंच सकता है। यानी इस दृष्टिकोण के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य जो है वह मानवीय अधिकारों को सुरक्षित करने वाला हो और यह सार्वभौम हो, समूचे विश्व पटल के लिए एक हो, इसकी बात कही गई है। दूसरा दृष्टिकोण है लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूलन। हम शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे हैं और शिक्षा के उद्देश्यों का समाज के आदर्शों से घनिष्ठ संबंध होता है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही महत्व दिया जा रहा है। प्रचलित मान्यता के अनुसार शिक्षा के वैध उद्देश्य केवल प्रजातांत्रिक सिद्धांतों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र ही वह व्यवस्था है जिसमें सभी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की सही ढंग से पूर्ति की जा सकती है। इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस व्यवस्था की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला है प्रत्येक व्यक्ति के महत्व और उसकी गरिमा का समादर किया जाता है। बिल्कुल, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं और उनका आदर समान ढंग से किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का अधिकतम विकास करने तथा दूसरों के विकास में सहयोगी बनने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरा है सामान्य जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से व्यक्त की गई सहमति से सरकार का निर्माण होता है तथा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का समादर किया जाना चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहित और विकसित भी किया जाता है। पांचवी विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक, बुद्धि तथा अंतरात्मा के अनुसार विचार करने, बोलने, लिखने, पढ़ने तथा पूजा अर्चना की स्वतंत्रता होती है तथा उससे अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरों की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में बाधक न बने बल्कि उसका पोषक बने, सहयोगी बने। अतः शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को समाहित करना वर्तमान समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब इसी क्रम में हम तीसरे दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं और वह है सामाजिक सार्थकता। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूलित होने चाहिए, किंतु इससे ही उनकी सामाजिक सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। परंपरागत एवं स्थिर समाज में शिक्षा के उद्देश्य वर्तमान मूल्यों को परिलक्षित करने के साथ साथ भविष्य के लिए भी वैध हो सकते हैं, किंतु परिवर्तनशील समाज में पूर्व निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों का वर्तमान समय में सार्थक होना आवश्यक नहीं हो सकता है। हो सकता है कि शिक्षा की व्यवस्था ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जो प्रयास कर रही हो, वास्तव में वर्तमान समय में विद्यमान ही नहीं है और कुछ अन्य नवीन आवश्यकताएं उत्पन्न हो गई हों
जिनकी पूर्ति शिक्षा के द्वारा नहीं हो पा रही हो। अतः यह आवश्यक है कि शैक्षिक उद्देश्यों की वर्तमान सार्थकता के साथ साथ उनमें भावी आवश्यकताओं के पूर्वाभास का भी समावेश किया जाता रहना चाहिए। पाठ्यक्रम के सतत संशोधन एवं संवर्धन द्वारा बालकों द्वारा प्राप्त किए जा रहे ज्ञान की समयानुकूलता के बारे में आश्वस्त तो हुआ जा सकता है, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। वर्तमान समाज में परिवर्तन की गति इतनी अधिक तीव्र है कि 2 पीढ़ियों में तो बहुत अधिक अंतर आ ही जाता है। एक ही पीढ़ी में विभिन्न चरणों में नवीन परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वह शिक्षा जो वर्तमान शिक्षक को तैयार करने का साधन थी, अब संभवतः उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले बालकों के लिए प्रभावी नहीं हो पा रही है। यदि हम यह नहीं जानते कि बालकों को भविष्य में किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो हम उनके लिए उपयुक्त समाधान भी नहीं बता सकते हैं। वर्तमान में यही सबसे बड़ी कठिनाई है। भविष्य के बारे में यदि कुछ निश्चित बातें कही जा सकती हैं, तो वह यह होगी कि भविष्य वर्तमान से भिन्न होगा। अतः बालकों को यह बताना और समझाना आवश्यक है कि वह परिवर्तन की संभावनाओं को स्वीकार करने के लिए सतत तैयार रहें। उन्हें वर्तमान और भावी समस्याओं को पहचानने, सूचनाएं एकत्रित करने तथा सहयोगी बनकर समस्याओं का समाधान के प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बालकों में ऐसे सामाजिक मूल्य एवं निष्ठा विकसित करने में सहायता की जानी चाहिए, जिनके माध्यम से वे विभिन्न प्रस्तावित समाधानों का सही मूल्यांकन कर सकें। इसके लिए उनमें वर्तमान को विश्लेषित करने तथा उससे समायोजन स्थापित करने के साथ साथ भावी समाज के बारे में सोचने तथा उपयुक्त योजना बनाने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए। अभी तक हमारी शिक्षा का प्रमुख झुकाव प्रायः प्राचीन संस्कृति पर ही रहा है, किंतु नवीन व्यवसायों के साथ साथ शिक्षा सभी को उपलब्ध कराने के भी अपने निहितार्थ हैं। वर्तमान तकनीकी समाज में विशेषज्ञीकरण और ज्ञान का सूक्ष्म से सूक्ष्मतर विभाजन करने की स्व प्रवृत्ति है। इसको संतुलित करने के लिए ऐसे सर्वमान्य सिद्धांतों के विकास की आवश्यकता है जो एक से अधिक क्षेत्रों के लिए सार्थक हों तथा बहुमुखी एवं दिशामुखी वर्गों का एकीकरण कर सकें। वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा के साथ साथ परा तकनीकी का जो विकास हो रहा है, उसके लिए अभी हमने शिक्षा को उपयुक्त स्वरूप प्रदान करने की समुचित तैयारी नहीं की है। आज इनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा, तभी हम शिक्षा को सामाजिक सार्थकता प्रदान कर सकेंगे। अब चौथा एवं महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रवृत्त, यानी शिक्षा का उद्देश्य जो है वो व्यक्तिगत संतुष्टि को प्रवृत्त करने वाली हो। व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमा तक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
इनमें मुख्य अंतर मात्र सुविधा का है। एक विद्वान के अनुसार इन दोनों में प्रायः वही संबंध है जो किसी पदार्थ के परमाणु, उसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में होता है। पाठ्यक्रम आयोजकों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी बालक की प्राथमिक आवश्यकता उसे व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए जाने की है। इसका तात्पर्य यह है कि बालक की प्रकृति, व्यक्तित्व, शारीरिक एवं बौद्धिक भेदों को समझते हुए व्यक्तिगत भेदों को स्वीकार किया जाए। अतः बालक को अपनी गति से विकसित होने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ साथ प्रत्येक आयु वर्ग के सामान्य लक्षणों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मानव में सुरक्षा की भावना स्वाभाविक है तथा समाजीकरण की प्रक्रिया में इसका बहुत महत्व है। बालकों के कुसमायोजन का एक प्रमुख कारण असुरक्षा की भावना है। बालक अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से स्नेह के संबंध में आश्वस्त होना चाहता है। निश्चित रूप से बालक की सुरक्षा का सर्वप्रथम दायित्व परिवार का है, किंतु विद्यालयों की भी इस हेतु अपनी भूमिका है। अतः विद्यालयों को इस कार्य में परिवार एवं समाज को सहायता प्रदान करनी चाहिए। बालक में नेक्स्ट पॉइंट है, बालक में इस भावना का विकास किया जाना चाहिए कि वह जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में अवश्य सफल हो सकता है। नंबर 4 है, प्रत्येक बालक को अपने कार्य की पुष्टि एवं मान्यता चाहता है। शिक्षा द्वारा की गई पुष्टि तथा मान्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक बालक प्रायः अपने वर्ग के सदस्य के रूप में कार्य करना चाहता है। उदाहरण के लिए वह खेलना चाहता है, वह प्रतियोगिता करना चाहता है, वह नेतृत्व करना चाहता है तथा सृजनात्मक कार्य भी करना चाहता है, इत्यादि इत्यादि। विद्यालयों को इस कार्य में उन्हें सहयोग प्रदान करना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माताओं को बालक की 2 प्रकार की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और वह यह है कि स्व की आवश्यकताएं अर्थात वे आवश्यकताएं जो बालकों के लिए, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। नंबर 2, वे आवश्यकताएं जो प्रौढ़ लोगों के अनुसार बालकों के लिए आवश्यक हैं, जैसे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, जीवन के विभिन्न पक्षों के लिए तैयारी इत्यादि। इसी क्रम में हम शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के 5 दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी क्रम में 5वां दृष्टिकोण या 5वां बिंदु है, वह है संतुलन यानी बैलेंस। यहाँ संतुलन से तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करते समय इससे पहले हम लोग जो चारों बिंदुओं पर वर्णन किया है उस पर समुचित बल प्रदान करना है, अर्थात किसी एक बिंदु पर भी आवश्यकता से अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए विगत कुछ वर्षों में यह देखने में आ रहा है कि शिक्षा में सूचनात्मक ज्ञान पर बहुत अधिक तथा एकांगी भाव से बल दिया जा रहा है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। शैक्षिक उद्देश्यों की किसी भी सूची को तभी संतोषप्रद कहा जा सकता है जब वह सभी पक्षों की दृष्टि से संतुलित हो। अतः
पाठ्यक्रम निर्माताओं को शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में सभी आवश्यक पक्षों को ध्यान में रखते हुए उनमें संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यानी जो अन्य 4 दृष्टिकोण हैं, जिनमें पहला है मानवीय अधिकारों से तादात्म्य, लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूलित, सामाजिक सार्थकता, ये जो 3 हैं, ये जो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण हेतु ये जो 4 दृष्टिकोण हैं, उनमें चारों पर समुचित बल दिया जाना, न किसी पर कम ध्यान दिया जाना, न किसी पर अधिक ध्यान दिया जाना ही संतुलन है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के मापदंड या मानदंड विषय पर इस वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।